आज की क्लास में क्लिनिकल फीचर्स खास तौर से बर्न की कंडीशन है, उसमें क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगा उसकी हम बात करेंगे। तो अगर बर्न की कंडीशन है तो यहाँ सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अगर बर्न की कंडीशन है, पेशेंट अगर बर्नड हुआ है या पेशेंट अगर इस तरह के विक्टिम है तो वहाँ किसकी हिस्ट्री मिलेगी? बर्न की हिस्ट्री मिलेगी। पेशेंट पेन के साथ आ सकता है, बर्निंग जिस एरिया के अंदर बर्न हुआ है उसको बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन होगी। पेशेंट एंक्सियस हो सकता है, टेकीकार्डिया की कंप्लेन हो सकती है, टेकीनिया हो सकता है, पेशेंट को फ्लूइड लॉस होगा और कई बार सीवियर डिग्री के केस के अंदर शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अगर हम बात करें कि नॉर्मल टेम्परेचर जिसको हम विदस्टैंड कर सकते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर है 40 डिग्री सी, यानी फॉर द ब्रीफ पीरियड ये टेम्परेचर आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर एक्सीड होता है तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन शुरू हो जाता है, यानी प्रोटीन क्या होगा? कोगुलेट होने लग जाएगा। तो जो मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी का वो डिपेंड करता है प्रोटीन पे, ठीक है। तो डीनेचुरेशन अगर होगा प्रोटीन का तो ओवरऑल जो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो हैम्पर होने लग जाती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो हम टॉलरेट कर सकते हैं वो है 40 डिग्री सी टेम्परेचर फॉर द शॉर्ट पीरियड। प्रोटीन डीनेचुरेशन शुरू होगा और प्रोटीन डीनेचुरेशन की वजह से बेसिकली क्या होगा? मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ बर्न, यानी बर्न की कंडीशन है तो सिर्फ जिस साइड पे बर्न होता है उसी पे इफेक्ट पड़ता है या बाकी ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या बाकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है वो भी हैम्पर होती है। तो इसका आंसर यही है कि सिर्फ बर्न के साइड पे इफेक्ट नहीं होता, उसका इफेक्ट होता है, मल्टीपल इफेक्ट होता है, मल्टीपल साइड्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, मल्टीपल ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या मल्टी डिसिप्लिनरी इफेक्ट डेवलप हो सकता है ऐसी कंडीशन में। तो वो सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ बर्न क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बर्न की कंडीशन में शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है और शॉक की कंडीशन डेवलप होगी किसके वजह से? हाइपोवॉल्यूमिया के वजह से। और हाइपोवॉल्यूमिया क्यों डेवलप होगा? यहाँ प्लाज्मा लॉस होता है बर्न की कंडीशन में, कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिसके वजह से प्लाज्मा लॉस होगा। प्लाज्मा लॉस होने के वजह से हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सेकंड कंडीशन है रीनल फेल्योर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो रीनल फेल्योर भी डेवलप होगा हाइपोवॉल्यूमिया के नतीजे में, ठीक है। सेकेंड है पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा तब डेवलप होगा जब पेशेंट हाइपॉक्सिक कंडीशन में है या सपोज करिए ऐसे क्लोज कंपार्टमेंट में पेशेंट विक्टिम है जहां स्मोक भी था, स्मोक उसने इनहेल किया, इनहेल करने के वजह से फाइनली वहाँ पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी जब बर्न किसी फ्लेम की वजह से है और स्मोक भी अगर हाई टेम्परेचर पे होगा तो वो भी जीआईटी को भी इफेक्ट कर सकता है, साथ साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एडिमा डेवलप होगा। इस एडिमा के नतीजे में फाइनली क्या होगा? इन्फेक्शन भी, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है या मल्टीपल इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है हमारे जो पल्मोनरी ट्रैक हैं या हम जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। तो ये भी इफेक्ट है किसका? बर्न का, यानी पोस्ट बर्न रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसको ARDS बोलते हैं। रेस्पिरेटरी फेल्योर डेवलप हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सेकंड है बीटा हीमोलिटिकल्स स्ट्रेप्टोकोकस। सूडोमोनाज है, क्लेबिसिएला है। क्लेबिसिएला की इन्फेक्शन के वजह से बैक्टीरिया या सेप्टिसीमिया डेवलप हो सकता है। यानी ये ऑर्गेनिज्म है जिनके नतीजे में अगर टाइमली हमने एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट नहीं दिया, टाइमली हमने वुंड का मैनेजमेंट नहीं किया, बर्न साइट को हमने टैकल नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या होती है? इन्फेक्शन की, और इन्फेक्शन रिजल्ट कर सकता है बैक्टीरिया में और सेप्टिसीमिया में। कई बार सीवियर टाइप ऑफ दी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है बर्न साइट पे। तो फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन ये डेंजरस टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है या इसके नतीजे में पेशेंट की जान भी जा सकती है, पेशेंट के लिए लिथल हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन पोस्ट बर्न कंडीशन में ये पॉसिबल है। और अगर वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो ये पेशेंट के लिए लिथल भी हो सकता है। जीआईटी पे क्या इफेक्ट होगा? जीआईटी पे हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। हाइपोवॉल्यूमिया क्यों होगा? पॉसिबिलिटी क्या होगी? ओरल इंटेक कम होगा। ओरल इंटेक कम होने के वजह से पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक हो सकता है। इस्कीमिया हो सकता है म्यूकोजा के अंदर। बर्न के नतीजे में वही सेम कॉन्सेप्ट है, बर्न के नतीजे में ओवरऑल सिर्फ बर्न साइड पे इफेक्ट नहीं होता, जीआईटी अगर ओरल एरिया या फेस एरिया का बर्न हुआ है तो वो इफेक्ट कर सकता है किसको? जीआईटी ट्रैक को भी।
तो इस्कीमिया डेवलप हो सकता है म्यूकोजा के अंदर, इरोसिव गैस्ट्राइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है और उसके कंडीशन में कर्लिंग अल्सर भी डेवलप हो सकता है। कर्लिंग अल्सर की पॉसिबिलिटी कब बढ़ जाती है, जब बर्न परसेंटेज क्या हो, मोर देन 35% हो, तो कर्लिंग अल्सर डेवलप हो सकता है। और कर्लिंग अल्सर कहाँ डेवलप होता है, स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर डेवलप होगा या ड्यूडेनम के अंदर डेवलप हो सकता है। कर्लिंग अल्सर बेसिकली ये कॉम्प्लिकेशन है बर्न का, यानी बर्न की कंडीशन में एक अल्सर डेवलप होता है जीआईटी में पर्टिकुलरली स्टमक के अंदर या ड्यूडेनम के अंदर, और ये अल्सर कहलाता है कर्लिंग अल्सर। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। पोस्ट बर्न इम्यूनोसप्रेशंस की कंडीशन डेवलप होती है, यानी इम्यूनिटी क्या होगी, सप्रेस हो जाएगी। इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है या इस तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एशार फॉर्मेशन हो सकता है, एशार फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, यानी फुल थिकनेस बर्न है और ख़ास तौर से थोरेसिक एरिया के अंदर है, तो वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टेड या एक बैंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टेड बैंड बन जाता है जो फाइनली चेस्ट की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ऐसे ही चेस्ट के एक्सपेंशंस को भी रेस्ट्रिक्ट करेगा और इसके अलावा कार्डिक मूवमेंट होगी वो भी रेस्ट्रिक्ट होगी। तो कार्डिक मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से सर्कुलेशन इफेक्ट होगा, यानी कार्डिक टेम्पोनेट की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अल्दो कार्डिक टेम्पोनेट हम कहते हैं कि अगर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा होगा, उसके होने के वजह से जो हार्ट की जो मूवमेंट होती है वो रेस्ट्रिक्ट होती है, जहाँ वेंटिकुलर फीलिंग नहीं होती, ये कंडीशन कहलाती है कार्डिक टेम्पोनेट। पर यहाँ बाहर से प्रेशर पड़ रहा है तो सिमिलर प्रेशर एक्सर्ट हो सकता है, जिसके वजह से डायस्टोल के कंडीशन में जहाँ वेंटिकुलर फीलिंग होती है, वेंटिकुलर फीलिंग यहाँ इफेक्ट होगी तो उसके नतीजे में सर्कुलर फेल्योर की कंडीशन या डिफेक्टिव सर्कुलेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इस्कीमिया डेवलप हो सकता है ख़ास तौर से अगर सर्कमफ्रेंशियल बर्न है और थोरेसिक एरिया के अंदर है, यानी शार्प फॉर्मेशन अगर होगा तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इंजरी के नतीजे में फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल बर्न है, इलेक्ट्रिकल बर्न की कंडीशन है, फ्रैक्चर डेवलप हो सकता है। मेजर इंटरनल ऑर्गन के अंदर इंजरी हो सकती है। कई बार कन्वर्जन क्या होगा, प्रोवोक हो जाता है अगर बर्न की कंडीशन में। इलेक्ट्रिकल शॉक की नतीजे में जो बर्न होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से कई बार इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारी ब्रेन की क्या हो जाती है, डिस्टर्ब होती है। ऐसी कंडीशन में कन्वर्जन के एपिसोड्स भी देखे जाते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्चर का। कॉन्ट्रैक्चर ये लेट कॉम्प्लिकेशन है, जिस साइड पे बर्न हुआ है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है। कॉन्ट्रैक्चर्स के नतीजे में एक्सट्रोपियन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या माइक्रोएस्टोमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या जॉइंट मूवमेंट क्या हो सकती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। हैंड फंक्शन, अगर हैंड एरिया की इन्वॉल्वमेंट हो रही है वहाँ कॉन्ट्रैक्चर डेवलप होगा तो हैंड की मूवमेंट क्या होगी, रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, और ग्रोथ रिटार्डेशन बेसिकली क्या होगा, मसल्स क्या होंगे, वहाँ फाइब्रस बैंड होगा, वो बोन की ग्रोथ को हैम्पर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर अर्ली स्टेज के अंदर बर्न हुआ है तो ग्रोथ रिटार्डेशन की कंडीशन भी देखी जाती है। ये लेट कॉम्प्लिकेशन है बर्न की कंडीशन में, ऑल बिकॉज ऑफ वहाँ फाइब्रस बैंड बन जाएगा और फाइब्रस बैंड बोन की ग्रोथ को हैम्पर करेगा। अगर इनहेलेशनल बर्न है तो वहाँ पल्मोनरी एडिमा डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी एसिड की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ARDS की कंडीशन डेवलप हो सकती है। केमिकल बर्न के नतीजे में GIT डिस्टर्बेंस हो सकता है, जैसे इरोजन डेवलप हो सकता है GIT के अंदर, परफोरेशन हो सकता है, स्ट्रिक्चर डेवलप हो सकता है। यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो केमिकल नेचर है, केमिकल एजेंट जो इस्तेमाल हुआ है बर्न के लिए, या जो सोर्स या मोड ऑफ द बर्न रहा है जिस केमिकल से, उसका नेचर जानना ज़रूरी है। अगर अल्कली से रिलेटेड किसी ने अल्कली को इनटेक कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो अल्कली के नतीजे में जो बर्न होगा वो इसोफेजियल एरिया के अंदर स्ट्रिक्चर डेवलप करेगा, यानी अल्कली रिलेटेड बर्न की कंडीशन में स्ट्रिक्चर डेवलप होगा इसोफेगस के अंदर। और एसिड से रिलेटेड बर्न होगा तो उसके नतीजे में पाइलोरिक एरिया के अंदर स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ये क्वेश्चन पीजी एग्जाम में आ सकता है कि अगर अल्कली से बर्न हुआ है GIT के अंदर, किसी ने इंजेक्शन किया है अल्कली का, तो उसके नतीजे में स्ट्रिक्चर जो डेवलप हो सकता है इसोफेगस के अंदर, यानी इसोफेजियल स्ट्रिक्चर डेवलप हो सकता है। अगर किसी ने एसिडिक नेचर का केमिकल एजेंट इंजेस्ट किया है उसके नतीजे में पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। कुछ अदर प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। कुछ अदर प्रॉब्लम्स में खासतौर से जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसमें DVT का है, या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप होगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तभी डेवलप होगा जब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो रही है, या सुपरफिशियल जो वेन है वहाँ फ्लेबाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, वहाँ थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है, वो डिसलॉज होकर कहाँ चला जाए, पल्मोनरी आर्टरी या वेन के अंदर, तो उसके नतीजे में पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है।
ठीक है। ऐसे ही यूरिनरी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है, बेड सोर हो सकता है अगर पेशेंट बेड रिडन है, ख़ासतौर से अगर 35% या उससे ज़्यादा अगर बर्न है तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं या पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशंस की वजह से पॉसिबल है लेट कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर डिपेंडेंट एरिया के अंदर बेड सोर की कंडीशन डेवलप हो सकती है, यानी अल्सर डेवलप हो सकता है डिपेंडेंट पार्ट के अंदर। ठीक है। सीवियर मालन्यूट्रिशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है, खासतौर से यहाँ कैटाबोलिक स्टेटस जो होगा वो हैम्पर होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बर्न की हम बात करें तो दो कॉम्प्लिकेशन है, एक है हाइपरट्रॉफिड स्कार का बनना और दूसरा है किलोइड फॉर्मेशन। तो किलोइड फॉर्मेशन और हाइपरट्रॉफिड स्कार ये दोनों ही कॉम्प्लिकेशन है किसके, जिस एरिया में बर्न हुआ है जहाँ स्कार बना है। हाइपरट्रॉफिड स्कार बन सकता है या किलोइड फॉर्मेशन हो सकता है। एक और कंडीशन है जो कई बार ये कंडीशन देखी जाती है पोस्ट बर्न की कंडीशन में, ऐसे पेशेंट के अंदर जहाँ बर्न हुआ है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डेवलप होगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम बेसिकली इन्फेक्शन के नतीजे में डेवलप होगा। अगर कोई बैक्टीरियल इन्वेजन, जिसकी हमने बात इससे पहले करी है, बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ है, वो बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करेंगे। एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ होने की वजह से खासतौर से जिसमें कॉमन ऑर्गेनिज्म है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करेगा। एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप हो सकती है और ये कंडीशन कॉमन है, बच्चों के अंदर कॉमन है। यहाँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा अलग है। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के साथ शॉक के फीचर्स तो डेवलप होगा, साथ साथ में यहाँ रैशेस प्रेजेंट होगा, माइल्जिया की कंडीशन डेवलप होगी, डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, वॉमिटिंग होगा और मल्टी ऑर्गन फेल्योर की कंडीशन डेवलप होगी। और फाइनली इसको हमने टाइमली टैकल नहीं किया तो पॉसिबिलिटी डेथ की भी होती है। इसी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की कंडीशन में यहाँ मोर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो मोर्टिलिटी यहाँ हाई मोर्टिलिटी है, यानी मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। कॉजेज़ ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो कॉज ऑफ द डेथ में जो फर्स्ट एक्सप्लेन्ड कॉज है वो हाइपोवॉल्यूमिया। हाइपोवॉल्यूमिया सपोज करिए लार्ज स्केल बर्न है तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या होगी, प्लाज्मा लॉस ज़्यादा होगा, हाइपोवॉल्यूमिया क्रिएट होगा। अगर उसको टाइमली आपने मैनेज नहीं किया तो वो रिजल्ट कर सकता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को अगर टाइमली मैनेज नहीं किया आपने, उसका रेसिस्ट्रेशंस के लिए आपने मैन्यूवर्स नहीं किया, मैनेजमेंट नहीं किया, तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है डेथ की। सेकेंड है शॉक की वजह से, तो अब मल्टीपल शॉक की कंडीशन यहाँ डेवलप हो सकती है, तो शॉक की वजह से डेथ होगी। रिनल फेल्योर, मल्टी ऑर्गन फेल्योर में रिनल फेल्योर की कंडीशन भी हो सकती है, तो रिनल फेल्योर की वजह से डेथ हो सकती है। पल्मोनरी एडिमा है या ARDS है, उसको आपने लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेप्टिसीमिया है, ये भी कॉज है। मल्टी ऑर्गन फेल्योर की कंडीशन में डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी ब्लॉक है तो ऐसी कंडीशन में डेथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये सारी कंडीशन है जिसके वजह से बर्न पोस्ट बर्न पेशेंट की डेथ होने के पीछे रीज़न क्या है। जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो उन कंडीशंस में जो डेथ का कॉमन कॉज है या तो हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से डेथ हो सकती है, शॉक की वजह से डेथ हो सकती है, रिनल फेल्योर की वजह से डेथ हो सकती है, या पल्मोनरी एडिमा की वजह से, सेप्टिसीमिया की वजह से, मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से, या एक्यूट एयरवे ब्लॉक होने की वजह से। नेक्स्ट क्लास में हम मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। क्लास यहीं तक।